सलाम जेके देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार वाला सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछी और मेरे साथ है इशफाक गौहर। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि प्रोग्राम सलाम जेके में हम सियासी, समाजी और मजहबी मामलात के साथ साथ उन खबरों पर भी बात करते हैं जिन खबरों पर आपकी नज़र दिन भर रहती है। आज के इस प्रोग्राम में जहां हम रियासत की सियासत के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि मरकजी जिस तरह से कल राज्यसभा में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के बयान के हवाले से और अरुण जेटली के हवाले से, और साथ ही साथ करेंगे हम गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से, उन्होंने क्या कहा इस रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से, और हम बात करेंगे राम जन्मभूमि के हवाले से, बाबरी मस्जिद मामले के हवाले से, और दीगर मामलात भी हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले बात करेंगे हम राम जन्मभूमि के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से सुनवाई हो रही है और इस साथ ही साथ जो PIL दाखिल की गई, जो अर्जी दाखिल की गई, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल। अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करें, जिसका आज से बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज सुनवाई होनी है, और गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता साल इसकी सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उनके लिए प्रायोरिटी ये नहीं है कि देश क्या कहता है, बल्कि उनके लिए प्रायोरिटी केस रहता है और केस की प्रायोरिटी को वो खुद फिक्स करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर क्या कुछ करना है। और उसी को देखते हुए उन्होंने तारीख जो थी वो आज की दी थी, और आज की सबकी नज़रें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से आज के मामले को उठाते हैं और क्या कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब, जिनके सामने ये मामला आज दोबारा आएगा, और न सिर्फ ये मामला आएगा बल्कि इस मामले से मुंसलिक जितनी भी पिटिशंस अभी तक आई हैं वो सारी की सारी जो है वो आज इकट्ठे रखी जाएंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, जिसके बाद वो फैसला लेंगे कि किस तरीके से इस केस को कहाँ पर लेना, क्या आईनी बेंच को भेजना है या जो बेंच बनाया गया है वही बेंच जो है वो इसको सुनेगा। जहां एक तरफ से आज सभी मीडिया और सभी चैनल्स की नज़रें जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी, क्योंकि सिर्फ चंद दिन पहले, अगर हमारे नाजरीन को याद होगा, तो 1 जनवरी को 31 की रात को वज़ीर आज़म साहब ने एक तफसीली इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की थी कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समात है, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसी को ध्यान में रखते हुए हुकूमत जो है वो अपना कदम आगे बढ़ाएगी, क्योंकि लगातार दबाव एक सरकार पर यह बन रहा था कि वो ऑर्डिनेंस लाए और ऑर्डिनेंस के ज़रिए से मस्जिद की जगह मंदिर को तामीर करवाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस तरीके की बात जो थी वो लिखी गई थी कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो है वो उसका हल किया जाएगा और मंदिर का क़याम अमल में लाया जाएगा। तो उस हवाले से हमने देखा था कि जितने साधु संत हैं लगातार दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर उनकी मीटिंग्स होती रही, और फाइनली उन्होंने अपना सारा फैसला जो है अब वो सुनाने जा रहे हैं कुंभ के मेले के दौरान। जिस दिन कुंभ का मेला होगा उस दिन वहां पर दोबारा साधु संत बैठेंगे और फैसला जो है वो सुनाएंगे। लेकिन जब तक वो फैसला आता है उससे पहले आज का दिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या कुछ अयोध्या के अंदर, प्रयागराज के अंदर क्या कुछ लोग कहते हैं, और जो इस केस के साथ बराह रास्त मुंसलिक लोग हैं, चाहे मुसलमानों की तरफ से जो पिटीशन गई है या दीगर लोगों की तरफ से जो पिटीशन गई है, वो क्या कुछ कहते हैं, जरा अपने नाजरीन को पहले वो 2-3 बातें सुना लेते हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ खालिद आज़ाद साहब ज्वाइन करेंगे जिनसे हम आज के दिन के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले वहां की आवाम क्या कुछ कह रही है इसको जरा सुन लेते हैं। जो 4 तारीख से शुरू होने वाला है यह राम जन्मभूमि के केस में, उससे बहुत अच्छी बात है, और आशा करते हैं कि जो पिछले समय में तारीख पर तारीख लगी वैसा नहीं होगा और ये जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक निर्णय दे चुका है। सारे पहलू, सारे दोनों पक्षों के सभी जितने भी कागजात हैं, जो भी सबूत हैं वो वहां उपस्थित हैं। तो सरकार ये कोर्ट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय करे, क्योंकि एकमात्र कोर्ट ही बचा है और किसी प्रकार का कोई ही रास्ता अब रामलला के समाधान के लिए नहीं है। तो कोर्ट अब प्रतिदिन सुनवाई करे और सुनवाई करके जल्दी से जल्दी निस्तारण कर दे, जिससे कि जो इतने दिनों तक लटका हुआ पड़ा हुआ प्राचीन विवाद है वो समाधान हो जाए। और सभी लोग कह रहे हैं, दोनों पक्ष के लोग, जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसको हम लोग मानेंगे।
कि इसमें कोर्ट जल्दी से जल्दी इसका निर्णय करे, जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर लें और इतने दिनों का जो विवाद है वो समाधान हो जाए, पटाक्षेप हो जाए। नाते 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर हिंदुत्व के मामले में, राम जन्मभूमि मामले में अगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो जय से फील गुड नारा देकर अटल बिहारी वाजपेयी जी 10 साल के लिए गायब हो गए। पता चलेगा आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसकी पूरे विश्व की निगाह प्रधानमंत्री के ऊपर है, जो विकास के कार्य इतना तेजी से कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनकी डंका चले, लेकिन हिंदुत्व के मामले में पीछे हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि विकास को लेकर हिंदुत्व को भूल जाने के बाद ये गद्दी से नीचे हो जाएं। क्या मानते हैं कि मतलब इनका फैसला कोर्ट को करना है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है बाबरी मस्जिद का, राम जन्मभूमि का। 4 तारीख से शुरू होने जा रही है, चाहे वो हिंदू पक्षकार हो चाहे मुसलमान पक्षकार। फैसला कोर्ट को करना है, फैसला कोर्ट का मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 70 साल का मुकदमा है। हम भी चाहते हैं कि फैसला कोर्ट करे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं फैसला कोर्ट करे। कोर्ट फैसला करेगा, हिंदू पक्षकार भी मानेगा, मुसलमान पक्षकार भी मानेगा। खतरा नेताओं से को है, वो अपना कानून जो है बनाने के लिए तैयार है। कोई कहता है हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, कोई कहता है हम कानून बनाएंगे। लेकिन जहां मामला सब जो है सुप्रीम कोर्ट में है, जब पक्षकार कह रहा है कि हम कोर्ट की बात मानेंगे तो ना जो है ना ऑर्डिनेंस की जरूरत है, ना कानून बनाने की जरूरत है, फैसला करने की जरूरत है। हम भी चाहते हैं फैसला आज हो। न ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत है और ना ही कोई कानून बनाने की ज़रूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उस फैसले को सबको मानना होगा। इस तरीके का रिएक्शन जो है वो ग्राउंड जीरो से आ रहा है। लेकिन हम आपको बताते चले कि प्रकाश जावड़ेकर ने भी एक बयान जो है वो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट को चाहिए कि वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले पर डे टू डे हियरिंग करे और जल्द से जल्द ये फैसला सुनाए, क्योंकि काफ़ी तवील वक्त जो है वो इसके ऊपर गुजर चुका है और मुख्तलिफ मामला जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ एक तरफ से लोगों की आस्था यानी रिलीजियस सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, वहीं पर दूसरी तरफ से भी रियासत के अंदर यानी मुल्क के अंदर जो मामला थे वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हर एक पहलू को नज़र में ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इस वक्त हमारे साथ खालिद आज़ाद साहब ज्वाइन कर चुके हैं नई दिल्ली से। खालिद आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज 4 तारीख है और आज सबकी नज़रें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबरी मस्जिद का तनाज़े की समाअत जो है आज एक बार फिर शुरू होगी। समाअत किस तरीके से होगी, कितने बजे होगी, क्या कुछ आपके पास तफसीलात अभी तक आ चुकी हैं? देखिए, लगभग 10:40 से 45 मिनट पे ये लिस्टेड है और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की जो बेंच है उसमें इसकी सुनवाई होगी। और आज कयास ये है कि हो सकता है कि इस मामले में किसी बेंच का भी गठन कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं, जो 2010 का हाईकोर्ट का फैसला था पीसीसी, उसको कहीं ना कहीं जो अपील किया गया था, 14 याचिकाएं हैं, उस पर भी जो है एक बेंच का, कुछ बेंचेस का गठन किया जा सकता है और एक शेड्यूलिंग भी की जा सकती है। और ये भी हो सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी ये दे दिया जा सकता है और मामले को जो है जिसे कहना चाहिए तेजी से करने के लिए किया जा सकता है। और जिस तरीके से हमने रात भी बात की, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उनका जो मानना है वो ये है कि जिस तरह से पॉलिटिकल लोग इस पर बार बार जो है टिप्पणियां कर रहे हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट को राय देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भले ये कंटेम्प्ट के दायरे में ना आता हो, लेकिन सीरियस बहुत है ये मामला और जो जुडिशरी है उसको कोई भी आदमी पॉलिटिकली या किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, न करना चाहिए। लेकिन आज जो लोगों को उम्मीदें हैं, जो हमारी दोनों तबके के लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि इससे भावनाओं का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है और देश के संविधान का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की अस्मिता का सवाल है। जिस तरह से 49 में एक एफआईआर दर्ज हुई है, सबसे पहली इसमें अगर देखा जाए कि कोई भी केस है वो एफआईआर के बेस पर चलता है, उसको ऊपर भी लोगों की नजर रहेगी, क्योंकि सबसे पहली जो एफआईआर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मस्जिद में जब नमाज पढ़ के लोग रात को गए तो वहां पर कुछ लोगों ने वहां मूर्तियां रख दी, एफआईआर मौजूद है और उसी पे अगर देखें पूरी लड़ाई आज तक चलती आई। हालांकि उसके बाद इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भी जोड़ा गया और भी बहुत चीजें जोड़ी गई, लेकिन
कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया, हम इसको टाइटल सूट की तरह और एक प्रॉपर्टी विवाद की तरह लेंगे। और जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा था, इसमें फैसला दिया था 2.77 जो एकड़ जमीन है उसको निर्मोही अखाड़ा, रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया था बराबर बराबर करके, ताकि ये कहीं सेटल हो जाए। असल में दिक्कत यह है, दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं अपनी अपनी आस्थाओं की दुहाई दे रहे हैं। दोनों ही पक्षों का मानना ये कि उनके सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम लोग हों, चाहे वो हिंदू भाई हों, चाहे कोई भी इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो सभी लोग आस्थाओं के बेस पर इसको लड़ रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। आजाद खालिद साहब, एक चीज यहाँ जानना चाहूंगा, चूंकि लगातार डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कई दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि ऑलरेडी कांग्रेस के टेन्योर में एक एफिडेविट जो है वो फाइल किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस एफिडेविट का हवाला देकर सरकार आज आगे बढ़ सकती है। क्या कोई पेशरफ्त वहां पर मुमकिन है, जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कह रहे हैं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड व्हाट टू डू? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने कई दिन पहले भी ये बात कही थी और अभी भी वो उस पर अड़े में। उनका कहना ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में खासतौर से नरसिम्हा राव सरकार के जमाने में एक बाकायदा एक प्रोविजन करने की कोशिश की गई थी और उसी को बेस बना के सरकार जा सकती है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा, ट्यूसडे में पीएम मोदी ने भी बाकायदा एक एजेंसी को इंटरव्यू के दौरान कहा, उन्होंने कहा कि जब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी नियम अनुसार इस पर अध्यादेश भी लाया जा सकता है। लेकिन ये तमाम बातें अगर देखें आप, तो ये तो टेक्निकल हो ही गई, लेकिन कांग्रेस के रोल को अगर आप देखेंगे, चाहे 1949 की बात हो, उसके बाद इसमें बाबरी मस्जिद के अंदर ताला डाल के उसी को विवादित भूमि बनाने वाला दौर हो, या फिर उसको फिर खोलने का दौर हो और फिर नमाज पढ़ने से रोकने का और वहां पर पूजा करने की इजाजत देने का मामला हो, तमाम जगहों पर कांग्रेस का जो रोल है वो कहीं ना कहीं उजागर जब होता है तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस के टेन्योर में जो चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज्यादा, जिसे कहना चाहिए एक तरह से अलग डाइसी टाइप उसका रोल सामने आया। अभी अगर सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के रोल को कहीं ना कहीं फिर एक बार जिसे कहते हैं संदिग्ध बना रहा है। लेकिन अगर इसको बेस बनाकर आज सरकार जाती है तो यकीनन उसमें कहीं ना कहीं कोई एंगल बन सकता है, कोई ना कोई फैसला हो सकता है। लेकिन हर आम आदमी ये कह रहा है कि मसला जल्दी निपटे, चाहे वो सेंटिमेंट्स के आधार पर निपटे, चाहे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से निपटे, चाहे कानून के दायरे में, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और वो लोग स्वास्थ्य की बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि दोनों जो विवादित स्थल हैं वहां पर कोई कॉमन ऐसी जगह बना दी जाए, चाहे हॉस्पिटल चाहे कुछ। लेकिन ये तमाम वो बातें हैं जो लोगों की हैं। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला आज सुनवाई होगी। इस पर क्या अभी होगा, बेंच का गठन किया जाएगा या इसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, क्या इसका होगा, डे टू डे हियरिंग होगी, ये कोर्ट का जुडिशन है उसका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आजाद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, तफसीलात देने के लिए। आपके पास दोबारा दिन में लौटेंगे जब इस केस की सुनवाई शुरू होगी और कोशिश करेंगे उस वक्त हम पल पल का अपडेट जो है वो अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। फिलहाल आज की बड़ी खबर जो है वो यही है कि आज बाबरी मस्जिद का मामला समाअत जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने जा रही है और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये फैसला करेंगे कि क्या डे टू डे हियरिंग होगी या कोई बेंच बनाया जाएगा, किस तरीके से मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। लगभग आज बहुत से मामला जो है वो क्लियर होंगे, इसलिए सबकी नजरें जो है वो इस पर लगी हुई है। 2019 के चुनाव से पहले एक बार फिर पूरे मुल्क के अंदर राम मंदिर और मस्जिद का मामला जो है वो जोर पकड़ते जा रहा है और जहां एक तरफ से साधु संत एक पेज पर नजर आए हैं, वहीं पर सरकार पर भी काफी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सब आज देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ राहत किसको मिलेगी। जी हाँ, तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के हवाले से खबर जिस पे आज फैसला होना है। अब बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर की तालीम के हवाले से, जिस पर आए रोज हम अक्सर प्रोग्राम में बात करते हैं तालीम के हवाले से, बेहतर तालीम के निज़ाम महकमे तालीम के हवाले से। और आज हम बात करेंगे जिस तरह से चंद रोज कबल जो 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज जो है सामने आए थे, उसमें जिस तरह से निजी स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों का भी जो परसेंटेज रही है वो काफ़ी हाई रही है। पिछले मुकाबले के हवाले से तकरीबन 17% जो है वो ज़्यादा रही है। लेकिन उसके पीछे क्या वजह है? सरकारी स्कूलों की जानिब से तकरीबन 13,000 स्टूडेंटों को इलीगली तौर पर उन्हें एग्ज़ाम देने से रोका गया है, जिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है महकमे तालीम पर। और उन 13,000 स्टूडेंटों को जो वादी कश्मीर में जिस तरह से 10वीं जमात के अगरचे उनका जो सालाना जो परसेंटेज रही है 10वीं जमात की वो पिछले मुकाबले में 17
17% ज्यादा रही है। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? वो यही है कि 13,000 तालिब इल्मों को सालाना इम्तिहान देने से इल्लीगली तौर पर उन्हें रोका गया है। देखिए, जहाँ तक इम्तिहानात की हम बात करें और इम्तिहानात में जहाँ गुज़श्ता दिनों जब रिजल्ट सामने आए थे तो हमने नाज़िम तालीम से बात की थी, उन्हें मुबारकबाद भी दी थी कि बेहतर कारकर्दगी जो है वो दिख रही थी। लेकिन उस बेहतर कारकर्दगी पर अब सवाल जो है वो उठना शुरू हो गए हैं, और ये सवाल जब उठना शुरू हो गए वो इसलिए हो गए हैं जब आप स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के रिकॉर्ड्स को खंगालेंगे, जब आप स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के रिकॉर्ड्स को खंगालेंगे, जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के रिकॉर्ड्स को खंगालेंगे और उन सभी रिकॉर्ड्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो पता लगेगा कि रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए तकरीबन 13,000 बच्चों को 10वीं जमात के इम्तिहानात से रोका गया सरकारी सतह पर। 10वीं जमात के इम्तिहानात में रोकने का मतलब, जब आप 13,000 बच्चों को रोकते हैं तो डेट मीन्स की जो पास परसेंटेज दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की गई, वो उस तरीके से देने की कोशिश की गई कि बेटर परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने दिखे। फिलहाल जो हमारे पास एदाद शुमार आ रहे हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का फिगर जो है वो पास आउट परसेंटेज गवर्नमेंट स्कूलों का जो है साल 2017-2018 की अगर आप बात करें, फिर साल 2014-15 की बात करें, जब आप इसको सरकारी स्कूलों के साथ कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स को, तो आपको 2017-18 का रिजल्ट जो है वो कदरे बेहतर नजर आएगा और 17% का इजाफा आएगा। लेकिन 26,000 से ज्यादा बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आते हैं 2018 में, जिसके मुकाबले में जो पिछले साल में अब देखेंगे तो 38,944 बच्चे जो थे वो लास्ट ईयर आए थे। और इसी फिगर को जब आप प्राइवेट स्कूलों के साथ मैच करेंगे 2018 और 17 में तो आपको पता लगेगा 29,383 बच्चे जो थे वो साल 2017 में आए थे और 30,313 बच्चे जो थे वो 2018 में, यानी जो ऑन रोल बोर्ड का जो ऑन रोल बच्चों का सिलसिला है वो बड़ा है। लेकिन जब आप सरकारी सतह पर देखेंगे वो रोल जो है वो घटा है, यानी अगर वहां पर 10 बच्चे एक साल में आए तो अगले साल में 8 ही बच्चे आए, 2 कम हुए। जबकि प्राइवेट सेक्टर में अगर 10 बच्चे आए थे साल 2017 में और जब वो 2018 के इम्तिहान में आए तो उनके पास 10 के बदले 14 बच्चे थे। तो ये पहला सवाल उठा कि क्या हमारे स्कूलों में ड्रॉप आउट की तादाद बढ़ रही है, पहला सवाल है। और दूसरा, अगर आप इसी को काउंटर करेंगे एसआई से, जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के इम्तिहानात जो ये पूरा निज़ाम देखते हैं सूबा कश्मीर का, तो आपके पास ये पता लगता है कि कश्मीर के पास 53,000 से ज्यादा बच्चे जो थे वो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर अपीयर हुए 9वीं जमात में। 9th क्लास में जब आप 2017 में इम्तिहान लेते हैं 53,000 से ज्यादा बच्चे जो है वो अपीयर होते हैं और उन्हें प्रमोट किया जाता है 10वीं जमात के लिए, यानी तकरीबन 53,000 बच्चे ऐसे थे जो 10वीं जमात में आ गए 9वीं से पास कर गए। यानी 10वीं जमात के इम्तिहान जो थे वो तकरीबन 53,000 बच्चे देने चाहिए थे, लेकिन देते कितने हैं वो फिगर्स हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आउट ऑफ देम 26,000 लगभग 26,000 के आसपास बच्चे जो है वो टोटल एनरोल होते हैं। 53,000 में से 26,000 सिर्फ एनरोल होते हैं 2018 के एग्जामिनेशन में। कहाँ 53,000, कहाँ 26,000, ये जो बीच वाला मार्जिन है ये मिसिंग है और यही मिसिंग मार्जिन जो है ये मैच लाइन किया गया है रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए है। एक तो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 26,919 बच्चे जो है वो मिसिंग है। क्या ड्रॉप आउट हुआ 26,919 बच्चों के लिए? अगर ड्रॉप आउट हुआ तो सवाल बहुत बड़ा है हमारे निज़ाम तालीम के लिए कि हमारे सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट क्यों हुआ है। अगर ड्रॉप आउट नहीं हुआ है तो क्या जानबूझकर 26,000 बच्चों को फेल किया गया? तो दूसरा सवाल है। तो एसआई पर सवाल उठेगा कि उन्होंने 9वीं से 10वीं जमात को जब उन्होंने प्रमोट किया तो उनके पास क्राइटेरिया क्या था, और अगर 10वीं में हुआ है तो क्या 26,000 बच्चे इतने नालायक थे, नाअहल थे कि वो इम्तिहानात के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए? सवाल काफी ज्यादा यहां पर उठ रहे हैं। इसी तरीके से जब आप आगे इसको और देखेंगे और थोड़ा इंस्टीट्यूशन वाइज देखेंगे तो 2 मिसालें हम आपके सामने रखेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा लंगेट की अगर हम बात करें मुकाम की, जहां पर 45 स्टूडेंट्स एनरोल किए गए थे 10वीं जमात के लिए, उसमें से सिर्फ 27 बच्चे रेगुलर इम्तिहान दे पाए
باقی بچوں کو روکا گیا. کیوں روکا گیا؟ کہ آپ کوالیفائی نہیں کر پائیں گے امتحان، اس لیے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. تو یہ کس کی کمزوری ہے؟ کہاں پر کمزوری ہوئی ہے؟ بڑا سوال یہ ہے. اسی طریقے سے ہائی اسکول جو ہے ماور لنگیٹ کا دوسرا، جہاں پر 17 بچے جو تھے انرول ہوئے تھے 10ویں جماعت کے لیے، صرف 9 بچوں نے دیا، یہاں پر ایک جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہوا ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ دیگر معاملات کی اور دیکھیں گے، جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کی اور دیکھیں گے، تو وہاں پر آپ کو ہر دن بہتری نظر آئے گی، ہر وقت بہتری نظر آئے گی. اور سرکاری نظام پر جو سوال اٹھتے رہے تھے وہ لگاتار رزلٹ آنے کے بعد بھی سوال جو ہے وہ اٹھے ہیں. اب سب کی نظریں 7 جنوری پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ 7 جنوری کو اکیڈمک کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے. شاید اس میں یہ معاملہ اٹھے. اسی نیت کے ساتھ آج ہم نے یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سرکار کی نیت ٹوٹے. یہ جو 13,000 سے زیادہ بچے جنہوں نے ایگزامینیشن نہیں دیا، کیوں نہیں دیا، اس کا جواب ہو. اور ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا اہم ترین معاملہ ہے، 26,919 بچے جو مسنگ ہے ایگزامینیشن سے، یہ کہاں پر گئے؟ کیا یہ ڈراپ آؤٹ ہے یا یہ اتنے کمزور تھے کہ یہ امتحان نہیں دے سکتے ہیں؟ اس کی ہمیں امید ہے کہ آج محکمہ تعلیم کے ذمہ دار اور ارباب اقتدار کے لوگ اس کا جواب ضرور دیں گے. ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ آج کچھ لوگوں سے اس پر بات ہو سکے، ناظم تعلیم یا دیگر لوگوں سے ہم بات کر پائے، لیکن تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہمارا رابطہ اس وقت وہاں پر نہیں ہو پا رہا ہے. اس خبر کو میں یہاں پر روک رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اس پر اور بھی گفتگو کریں گے. لیکن جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں گوہر کچھے، تو معاملہ کافی ہمارے سامنے جو ہے بلیک نظر آ رہا ہے. شاید مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجبوری ہے، کیونکہ ریاست کے مستقبل کا سوال جب ہوتا ہے تو اس طریقے کی بات کرنا، کڑوی بات کرنا کافی ضروری بن جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں جو ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے، اس میں مین پلر ہمارا ٹیچر ہے، اور ہمارے ٹیچروں پر کسی طریقے کا کوئی سوال نہیں ہے. لیکن جو اعداد و شمار، جو فگرز ہمارے پاس ہے، یہ سوال اس لیے اب اٹھنا کافی ضروری ہے. ہمارے پاس جو فگر آ رہے ہیں 27,000 انٹرین ٹیچرز ہمارے پاس ہے، ٹیوٹرز ہیں. یہ انٹرین ٹیوٹر مطلب کیا ہوا؟ جن کے پاس جو یا تو انڈر گریجویٹ لیول پر اپوائنٹ ہوئے ٹیچر، یا گریجویشن کے بعد ان کے پاس وہ ریکوزڈ کوالیفیکیشن نہیں ہے جو ایک ٹیچر کے لیے ہونی چاہیے، مثلا بی ایڈ، ایم ایڈ اور دیگر طریقے سے. تو اس حوالے سے جموں کشمیر جو ہے وہ 6 پائیدان پر آتا ہے، جہاں پر انٹرین ٹیچرز کی سٹرنگتھ سب سے زیادہ ہے، تقریباً 27,000 ٹیچرز ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے جموں کشمیر کے بعد ویسٹ بنگال، بہار، اتر پردیش، آسام، تریپورہ ہے. اور سال 2016-17 کے اگر آپ فگرز کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس 24,535 ٹیچرز ہیں، جن میں 10,970 انڈر گریجویٹ، 13,575 گریجویٹ ٹیچرز ہیں، لیکن انٹرین ہے، یعنی جن کے پاس بیسک ڈگری نہیں ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس کیا گیا تھا، لوک سبھا کے اندر، اور وہ اطلاق ریاست کے اندر بھی لایا گیا تھا، جس میں یہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ انٹرین ٹیچر جو اکراس دا کنٹری ہے انہیں BEIED کورس کروایا جائے یا ڈپلوما وہ کرے ایلیمنٹری ایجوکیشن کا 31 مارچ 2019 تک. 31 مارچ 2019 تک. تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا. انہوں نے مختلف مقامات پر سینٹرز کھولے اور ڈسٹنس ایجوکیشن کے ذریعے سے بھی اس چیز کو کروانے کی کوشش کی گئی. تو لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے ضلع کپواڑہ کی، کپواڑہ ڈسٹرکٹ جو ہے کشمیر صوبے کے اندر سب سے ہائیسٹ نمبر انٹرین گریجویٹ ان سروس گورنمنٹ ٹیچرز وہاں پر ہے، جن کے پاس بیچلر آف ایلیمنٹری ایجوکیشن نہیں ہے. ایگزامینیشنز اب اس حوالے سے اگنور کرنے جا رہی ہے، دیکھنا ہوگا نتائج کیا ہوں گے. جو اعداد و شمار ہمارے پاس ہے 19,911 گریجویٹ انٹرین ٹیچرز ان سروس گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ہمارے پاس، جن میں 10,134 جموں ڈویژن کے اندر ہے، 9,416 کشمیر ڈویژن کے اندر ہے، 361 لداخ کے اندر ہے، جو اس بار امتحانات دینے جا رہے، جنہوں نے امتحان دیا ہے 10 دسمبر 2018 کو رزلٹ آنے والا ہے. لیکن جموں صوبے کی اگر میں بات کروں تو جموں صوبے کے اندر سب سے ہائیسٹ جو ہے وہ جموں ڈسٹرکٹ کے اندر انٹرین گریجویٹ ٹیچرز ہے 1,390 کے آس پاس، جس کے بعد ڈوڈا 1,376، ادھمپور کے پاس 1,305، پونچھ کے پاس 1,134، رجوری کے پاس 1,030، ریاسی کے پاس 966، کٹھوا 865، رامبن 871، کشتواڑ کے پاس 846 اور سامبا کے پاس 352. اور اگر آپ کشمیر صوبے کی اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ وائز بات کریں گے تو کپواڑہ میں 2000 بالکل کپواڑہ 2,112
اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے بارامولہ 1731، اننت ناگ کے اندر 1378، بڈگام کے اندر 1027، کلگام کے اندر 645، سری نگر کے اندر 418، بانڈی پورہ کے 591، شوپیاں کے اندر 387، گاندربل کے اندر 499، پلوامہ کے اندر 628، لیہ کے اندر 143، کرگل کے اندر 218۔ تو یہ اعداد و شمار ہے جو ٹیچرز آلریڈی سرکار کے اندر اپوائنٹ کیے گئے لیکن انسکلڈ ہے، انٹرین ہے، جن کے لیے یہ ویوستھا جو ہے وہ کی گئی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ریزلٹس تو ہم نے آپ کو بتائے کس طریقے سے دیے گئے، لیکن جو یہ دوسرا معاملہ ہے یہاں پر بھی اب ہماری نظر رہے گی کہ کس طریقے سے رزلٹ سامنے آئیں گے تاکہ سکلز ٹیچر جو ہے وہ اپوائنٹ ہو سکے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ جو ہم اٹھا رہے ہیں کہ 26,919 بچے کہاں پر ہے جو ایس آئی کا ریکارڈ بتاتا ہے جنہیں پروموٹ کیا گیا۔ اگر 26,000 بچے ڈراپ آؤٹ ایک سال میں ہوتے ہیں تو ہماری ریاست کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارا مستقبل کہاں کی اور جا رہا ہے۔ جی تو یہ تھی تعلیم کے حوالے سے بات۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو بات کریں گے راجیہ سبھا میں کل دن بھر جس طرح سے کشمیر پر بحث و مباحثہ جاری رہا اس حوالے سے بات۔ فاسٹر ہے تو ہے 25% فاسٹر چارجنگ، 25% ایکسٹرا بیک اپ، لیو فاسٹ انورٹر اور بیٹری۔ فاسٹر ہے تو ہے سردی، کھانسی، زکام ایک عام بات ہے، ایسے میں لیجئے 100% آیورویدک ملتانی کوکا کف سرپ تاکہ بدلتے موسم کے ساتھ آپ نہ بدلیں۔ ساری صاف ستھری چیزیں صحت کے لیے اچھی ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہماری صحت سے جڑی ساری باتیں نشچے ہی شدھ ہونی چاہیے۔ اسی پرکار لائن ڈیٹس ہماری صحت کا خیال رکھنے والے ڈیٹس کو دنیا میں پہلی بار تکنیکی مدد سے بنا ہاتھوں سے چھوئے سوچھ پرکار سے پیک کیا جاتا ہے۔ لائن ڈیٹس آخر سوچھتا ہی صحت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ٹی ویلی جو پل بھر کے لیے صحیح باتوں کو بھلا دے۔ ٹی ویلی ٹرولی اوریجنل۔ فاسٹر ہے تو ہے 25% فاسٹر چارجنگ، 25% ایکسٹرا بیک اپ، لیو فاسٹ انورٹر اور بیٹری۔ فاسٹر ہے تو ہے اگر آپ کو شوگر ہے تو کھانسی کے دوران لے سکتے ہیں 100% آیورویدک تلسی یکت ملتانی کوکا کف لکوڈ ود نو ایڈڈ شوگر اور کوئی سائڈ افیکٹ۔ آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے پروگرام سلام جے کے میں۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم نے کہا کہ راجیہ سبھا میں کل جموں کشمیر کے حوالے سے جس طرح سے بحث جاری رہی کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان، وہیں ہم بات کریں گے کہ راجناتھ سنگھ نے کیا کہا جب کانگریس کے جو سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یا مرکزی سرکار کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو وادی کشمیر میں جو موجودہ حالات ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی دین ہے۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ملیٹنسی میں اضافہ ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ دراندازی میں اضافہ ہوا ہے، اور آج جو حالات وادی کشمیر میں بنے ہوئے ہیں وہ مرکزی سرکار کی وجہ سے بنے ہیں۔ لیکن وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ان سبھی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی سرکار ریاست جموں کشمیر خاص کر وادی کشمیر میں امن بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے پہلے ہی کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور اس بار بھی اور آگے بھی اٹھاتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حریت کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے، تاہم حریت کی جانب سے ان کے لیے دروازے بند کیے گئے جس کی وجہ سے جو بات چیت آگے نہیں بڑھی ہے۔ راجیہ سبھا میں جموں و کشمیر میں صدر راج کے نفاذ کی قرارداد کو کل ملی منظوری، حریت نے بات چیت کا موقع گنوا دیا، راجناتھ سنگھ اسمبلی انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے۔ وزیر داخلہ کافی اہم بیان ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں جموں و کشمیر میں صدارتی راج کے نفاذ کے حوالے سے لوک سبھا اور اس کے بعد راجیہ سبھا میں بحث کے بعد اسے منظوری دے دی گئی ہے۔ ایوان بالا میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے درمیان گرما گرم بحث مباحثے کے بعد وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے جواب کے بعد ایوان بالا نے صدارتی راج کو منظوری دے دی ہے۔ مرکزی حکومت نے راجیہ سبھا میں واضح کر دیا کہ جموں کشمیر میں ایسے حالات بن گئے تھے کہ وہاں صدر راج نافذ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا، لیکن اگر الیکشن کمیشن ریاست میں آئندہ لوک سبھا الیکشن کے ساتھ ساتھ اسمبلی کا الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو حکومت اس کے لیے تیار ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے جموں و کشمیر میں صدر راج نافذ کرنے سے متعلق تجویز کو توسیع پر آج ایوان میں ہوئی بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ریاست میں علیحدگی کی جذبات کو بڑھانے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے اور اس کے بیچ
आज़ादी से पहले ही इस वक्त बीज उस वक्त बोए गए थे जब मुल्क की बागडोर कांग्रेस के हाथ में थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद जज्बात को कम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने वक्तन फवक्तन काम भी किया है और ताज़ा मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट्री कमेटी का रियासत का दौरा है जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद खीमे के साथ बात करनी चाहिए लेकिन खीमे की तरफ से दरवाजा बंद कर दिया गया। उसके बाद वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने उस वक्त की वजीर आला महबूबा मुफ्ती के साथ बराबर राब्ता रखा और उन्हें कहा कि वो हुर्रियत को बातचीत के लिए तैयार करे, लेकिन हालात बदले नहीं और हुर्रियत बातचीत के लिए नहीं आई। आज भी मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा की नामजदगी बरकरार है और वो मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों से बात कर रहे हैं। हुर्रियत अगर चाहे तो बातचीत के लिए दरवाजे खोले जा सकते हैं, बात कही है राजनाथ सिंह साहब ने। लेकिन इसके जवाब में जो बातें सामने आई है वो काफी अहम है। जिस तरीके से उन्होंने मिलिटेंसी का हवाला दिया, दीगर हवाले दिए, वो भी काफी अहम है। लेकिन बात ये जब कल उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को लगातार इस बात के लिए कहा था कि मरकज के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ राब्ता बनाकर बातचीत के लिए उन्हें तैयार किया जाए, लेकिन वो हुए नहीं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, यानी मरकज की कोई गलती नहीं है। रफी मीर साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान आला है। बहुत बहुत शुक्रिया रफी मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधा सा सवाल है कि कल वजीर दाखिला साहब एक बार फिर जब सदर राज के ऑर्डिनेंस को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी जो है वो मिल गई है राज्यसभा के अंदर, तो उस पर जो बहस हो रही थी उस पर मुख्तलिफ सवालों का जवाब उन्होंने दिया। हालात को बेहतर बनाने के हवाले से ऑपरेशंस की तौसीक और दीगर मामला पर उन्होंने तो गुफ्तगू की, लेकिन दो तीन चीजें काफी अहम है। एक वो ये कह रहे हैं कि अनकंडीशनल टॉक्स के लिए मरकज ने हमेशा दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन वहां से मस्बत जवाब नहीं आया। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि रियासत की साबिक वजीर आला को बार बार ये कहा गया था कि मरकज के साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मरकज के साथ तो जो बातचीत है उसके लिए तैयार किया जाए। किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं उस वक्त जब 2019 के चुनाव सामने है? देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। वक्तन फवक्तन पहले मैं बताऊंगा बहसीत पार्टी के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी हम सरबराही भी हुकूमत में महबूबा जी कर रही थी, हमारा रोज़े अव्वल से ही ये है कि बातचीत का दरवाजा खुलना चाहिए और बातचीत न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बल्कि यहाँ जो स्टेक होल्डर्स लोकल है, चाहे वो हुर्रियत है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है या बाकी लोग हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन वक्तन फवक्तन बदकिस्मती हमारी ये है कि छोटी छोटी बातों को लेकर बातचीत को टाला गया। इस वाक़ा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सिचुएशन जब भी यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में आई, चाहे वो 2008 में, 2010 में या 2016 में हुई, जब आग लग जाती है तो उस वक्त लोग सामने आते हैं और बातचीत शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन माहौल बातचीत के लिए होता नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ये समझ रहे हैं कि हालात बहुत खराब है और बातचीत ही रास्ता, तो इसके लिए थोड़ी राह हमवार करने की भी कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन उस सिचुएशन का इंतजार नहीं करना चाहिए जब पूरी आग लग जाए। मुझे जो 2017 की बातचीत का वाक़या है, उस वक्त यहाँ हालात खराब थे और ऑल पार्टी डेलीगेशन जो आई थी वो हालात को देखने के लिए आई थी, और ये सही है कि उस वक्त हुर्रियत वालों और उनकी आपस में मुलाकात नहीं हुई। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वैसिलेट करती रही। कभी उन्होंने कहा कि आइन के दायरे में करेंगे और हमारे हुर्रियत वालों ने कहा नहीं, अनकंडीशनल होना चाहिए। फिर अनकंडीशनल जो बातचीत हुई तो उसके दरवाजे उस वक्त खुले नहीं। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर और सारे मुल्क में हालात हैं कश्मीर को लेकर, और जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं, यहाँ जो खून खराबा है, नौजवान मर रहे हैं और कुर्बानियां हर तरफ से जारी है, कारोबार भी खराब है, एजुकेशन भी खराब। मुझे लगता है ये हाई टाइम है गवर्नमेंट दिल्ली में जो भी सरकार हो और यहाँ जो भी माहौल हो, बातचीत एक बार शुरू करनी चाहिए, अनकंडीशनल करनी चाहिए। और रुकावटें आती हैं, शुरुआत में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ने की बहुत ही जरूरत है। अगर हम कल का जो डिबेट लेकर आगे चलेंगे, इसको एक बेस बनाया जा सकता है और बातचीत के दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो रफी मीर साहब, ये जो अनकंडीशनल टॉक्स की बात करें, ये कह रहे हैं कि वजीर आला साहिबा को कहा गया था कि हुर्रियत के साथ राब्ता करके उन्हें मनवाने की कोशिश की जाए। तो उन्होंने मेरे ख्याल में होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि महबूबा जी को एश्योरेंस दी गई थी, और ये बिल्कुल सही बात है। जब हमारी डिमांड थी बहसीत पार्टी के, बहसीत गवर्नमेंट के, कि बातचीत होनी चाहिए और उनका रेस्पॉन्स वहां से था,
اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم چٹھیاں جو گئی وہ محبت جی کی ہی طرف سے گئی, اس کا ریسپانس نہیں ہوا, لیکن اس میں کوئی ہمت ہارنے والی بات نہیں. اگر اس وقت بات چیت نہیں ہوئی اس کے بعد تو شروع کی جا سکتی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی یہ پرائرٹی میں آتا نہیں ہے. ہم اس وقت بات چیت, میں نے پہلے بھی کہا, ہم بات چیت اس وقت شروع کرتے ہیں جب یہاں پہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں, اور ہم اس وقت تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے حالات کنٹرول میں آ جائے. اس وقت جیسے آج قدرے سکون ہے تو بات چیت ٹریک 2 پہ بھی کی جا سکتی ہے, پہلے اس کے لیے حالات ہموار کیے جا سکتے ہیں, اس کے بعد شروع کی جا سکتی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کے ذریعے کی جائے چاہے وہ ڈپلومیٹس کے ذریعے کی جائے. بات چیت کے تو یہی طریقے ہوتے ہیں. تو بات چیت کی جائے, بات چیت کے ذریعے سے ہی مسئلے کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے. بہت شکریہ رفیع احمد میر صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے. ہمارے ساتھ سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف طارق صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. طارق صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. ریاست کی سیاست ہی کچھ عجیب ہے. جب سرکار کے اندر ہوتے ہیں تو کافی سختی الفاظوں کے اندر ہوتی ہے, لیکن جب سرکار سے باہر آہستہ آہستہ جاتے ہیں تو الفاظوں میں تغیر و تبدل بھی ہوتا ہے اور کافی مٹھاس بھی پائی جاتی ہے. اب راجناتھ سنگھ صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے, گورنمنٹ آف انڈیا تیار ہے چناؤ کے لیے. اپنی جگہ تو وہ صحیح بات ہے, چناؤ کے بغیر کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, لیکن مذاکرات کی بات اس میں رکھنا, سرکاروں پر الزامات دینا اور خود کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے کہنا کہ ہم تو کوشش کرتے رہے لیکن ریسپونڈ نہیں ہوا, کس طریقے سے اس پوری سیاست کو دیکھتے ہیں؟ اور 2019 آتے ہیں جو چناؤ ہے, اس سے پہلے یہ جو نئی سیاست ابھر کر سامنے آ رہی ہے, اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک چناوی عمل کا تعلق ہے وہ تو ہماری نظر میں ایک بڑا آپشن ہے جموں کشمیر کے عوام کے لیے بھی. تو چناؤ ہونے چاہیے. گورنرز ایڈمنسٹریشن لوگوں کا بھلا سوچ نہیں سکتی, اور یہ ایڈمنسٹریشن مناسب قدم اٹھانے سے بھی قاصر رہے گی. عوام کو تکلیف بڑھ ہی جائیں گے, ازالہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے عوام اپنے نمائندے چنے, سرکار بنائے. شاید یہ ممکن ہے, یہ امید ہے کہ اس سے کچھ جو تکلیف دہ صورتحال ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. لیکن جہاں تک کل راجیہ سبھا میں بحث کا سوال ہے, اور جو ہوم منسٹر صاحب نے کہا, یار یہ لن ترانیاں بہت سنی ہیں آج تک. یہی ہمیں دکھ تو یہی ہے کہ ہماری ریاست ایک گہرے دلدل میں پھنسی ہے, اور اس کے ذمہ دار جہاں کئی بیرونی عناصر بھی ہیں, اندرونی قوتیں بھی ہیں, وہاں زیادہ تر ذمہ داری ہے پولیٹیکل لیڈرشپ پر. وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جب چناؤ آتے ہیں مٹھاس آتا ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا, میٹھی میٹھی باتیں, وعدے, سہانے, سپنے, کیا کچھ نہیں کہا جاتا. غمخوار بنتے ہیں جنتا کے, عوام کے, غریب کے. لیکن جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں یہی لوگ, میں ایک پارٹی کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہوں, بلکہ میرا یہ ماننا ہے جو آج تک تجربہ ہے ہمارے عوام کا, وہ یہی بتا رہا ہے کہ کرنی اور کہنی میں بہت فرق رہتا ہے. لیڈرشپ میں اقتدار کی ہاؤس کوسوں دور لے جاتی ہے ان کو اپنے ایجنڈوں سے بھی, اور اقتدار کی ہاؤس اور ووٹ کی ہاؤس انہیں یہ اپنے موقف سے بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں وہ. اور میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ شیکسپیئر نے شاید اپنے ایک کردار کے بارے میں کہا تھا, پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں خصوصاً فٹ آتا ہے آج, all the perfumes of Arabia cannot wash away the blood on your hands. لگتا ہے کہ شاید آج کی لیڈرشپ کے بارے میں ہی کہا ہے. کیا کچھ گزرا, کیا کچھ گزر رہی ہے ابھی بھی ہماری ریاست میں, خاص طور پر وادی کشمیر میں. یار یہ داستان خونے جگر سے لکھی جا رہی ہے. اس پر آج سیاست نہیں, یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اس پر سیاست گری کی جائے. کب تک
अरे ये जो रात के अंधेरों में बिछड़ गए, मारे गए हमसे, पॉलिटिकल लीडरशिप को जवाब देना होगा अवामी अदालत में। और मेरे ख्याल में अगर ऐसा होता है कभी, राहें खुल जाएंगी आगे बढ़ने के, गुत्थियों को सुलझाने के, पेचीदगियों को कम करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, यही लंतरानियां बार बार दोहराई गई, जख्म गहरे होते जाएंगे और महरूमी क्या, नाराजगी क्या, गुस्से की इंतहा जो है, गहराई जो है, और ज्यादा बढ़ने का अंदेशा रहेगा। लेकिन तारिक अहमद साहब, एक तरफ से नाराजगी ठीक है, गुस्सा भी ठीक है और दूसरी चीजें भी ठीक है, लेकिन अलहदगी पसंद और अलगाववाद, जिस तरीके से कल वजीर दाखिला साहब कह रहे थे, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। इस पर आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। साथ साथ 2019 के चुनाव हमारे सामने है, तो क्या सस्टेन डायलॉग इस वक्त मुमकिन है? नहीं, मैं एक ही चीज बताऊंगा। मैं राजनाथ सिंह जी के इस बयान का पर इतना जरूर कहूंगा, एहतराम है मुझे, ये कहूंगा कि हम तो यही चाहते हैं भाई, इसकी जड़ों तक जाइए। जो हमारी वादी कश्मीर में, रियासत में हो रहा है, होता आया है, इसकी गहराइयों में जाने की जरूरत है। कितनी बार ताकत की आजमाइश से गुजरे हमारे अवाम, कितनी बार ताकत आजमाई हुई, बंदूक का, बारूद का इस्तेमाल हुआ, लेकिन गुथिया सुलझी नहीं, उलझती रही। ये सबक है तारीख का और ये दीवार पर लिखा गया है। बड़े हरूफ से पढ़ने की जहमत गुवारा कीजिए अहले इक़्तिदारों से मुखातिब होकर। मेरी ये फरियाद है एक शहरी होने के नाते। ये फौजी हल नहीं निकलेगा इस सूरत हाल का, बंदूक से कोई फैसला, कोई एस्पिरेशन पूरी होगी नहीं। ये तारीख का कड़वा सच है, ये सच्चाई माननी पड़ेगी। आज मानेंगे, ज्यादा तकलीफ दे सूरत हाल से गुजरना नहीं होगा, कमियां आएंगी मुश्किलात में, परेशानियों में, लेकिन बार बार बीटन ट्रैक्स को दोहराया जाएगा। उन्हीं शहराओं पर, उन्हीं राहों को जो पिटे हुए हैं, किसे पिटे रास्ते हैं, उनको ही दोहराया जाएगा। मसला हल नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ तारिक अहमद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात कर रहे थे मोहम्मद यूसुफ तारिक अहमद साहब रियासत की हालात पर और राज्यसभा में हुई बहस पर कि जरूरत है कि अमली कदम उठाया जाए और बंदूक मसले का हल नहीं है। ताकत के बल पे किसी चीज का हल नहीं निकाला जा सकता, बल्कि इफ़ाम तफ़हीम यानी मुज़ाकरात के जरिए से ही मसले का हल निकाला जाना चाहिए और उसी से मसले का हल निकल सकता है। तो बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से इसलिए आज अहम थी क्योंकि सदर राज का निफाज के बाद राज्यसभा के अंदर करारदाद को कल बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी मिल गई थी और हिज़्ब इख्तिलाफ ने जहां शहरी हिलाकतों और दीगर मामला पर इजहार अफसोस किया और सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं पर सरकार ने भी अपने तीर तरकश लेकर मैदान में कल सामने आई। वहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का माजी के अंदर किस तरीके का रोल रहा और मुस्तकबिल के अंदर क्या वो करना चाहती है, और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की अवलीन तरजीह क्या कुछ है। तो उम्मीद ये करें कि मुज़ाकराती अमल बहाल हो सके, ट्रैक 2 ट्रैक 1 हर तरह से बातचीत हो और बातचीत के जरिए से ही पेचीदा मसाइल का हल निकाला जाए। लेकिन हल निकले न निकले, लद्दाख से खबर काफी ज्यादा गर्म है। जहां इस वक्त मौसम का पारा ठंडा है, वहीं पर लगातार लद्दाख के अंदर सियासी पारा गर्म हो रहा है। जहां कुछ लोगों की तरफ से गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ मुलाकात हुई है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 5 काउंसलरों ने लेह से, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह से इस्तीफा दे दिया है और 5 काउंसलरों के इस्तीफा देने के बाद वहां पर जो काउंसिल का पूरी तादाद है वो इस वक्त नेगेटिव में चली गई है, वो अल्पमत में चली गई है और वहां पर जो काउंसिल है, जो बीजेपी का एक अपर हैंड है,
وہ वहां पर उनसे खो चुका है, क्योंकि लगातार बीजेपी के लिए एक के बाद एक झटका जो है वो लेसे लग रहा है। इससे पहले रुकनी पार्लियामेंट की तरफ से इस्तीफा दिया गया, उसके बाद बीजेपी के कुछ लीडर्स की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 अहम तरीन लीडरों ने जो बैकबोन माने जाते थे लेह के अंदर, उन्होंने लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा दे दिया है और अब बीजेपी के पास शॉर्टफॉल आ गया है और अब देखना होगा कि वहां पर किस तरीके के हालात आगे बन सकते हैं। फॉर्मर सीईसी डॉक्टर सनम दावा के इंतकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हिल डेवलपमेंट काउंसिल में 1 साल में ही 2 बार चेयरमैनों की तैनाती ली, सीईसी की तैनाती की, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा रेजिमेंट बढ़ गई है और जो एक मखसूस इलाके को छोड़ा गया है उसके बाद से हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ लीडरों को पहले भी डिप्यूट किया गया था वहां पर ताकि हालात को बेहतर बनाया जा सके और लेह के अंदर जो बीजेपी की सिचुएशन इस वक्त बन रही है इस पर काबू पाया जा सके, लेकिन वो नाकाम हुए हैं और अब मरकजी भारतीय जनता पार्टी की मरकजी क़यादत की तरफ से 2 लीडरों की तैनाती जो है वो की जाएगी ताकि वहां पर हालात को काबू में लाया जा सके। फिलहाल बड़ी खबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खीमे से ये है कि वहां पर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल से 5 अरकान ने इस्तीफा दे दिया है। न सिर्फ काउंसिल से इस्तीफा दे दिया बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है और ये कहा है कि पार्टी जिस तरीके से लेह के अंदर काम करना चाहती है उससे बुनियादी ढांचे को खतरा पहुंच रहा है। इल्जाम लगाया है 5 लोगों की तरफ से। इशफाक, अगर हम देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, कहीं ना कहीं जब जिस तरह सरकार गिरने के बाद हिमायत वापस लेने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में दोनों पार्टियों की जानिब से जो सीनियर लीडरान हैं उनकी जानिब से वो मुस्तफी हो रहे हैं और पार्टी से दूरी इख्तियार की है। देखिए ये अलग अलग दोनों मामले हैं। पीडीपी की जो मामला है वो कुछ अलहदा तौर पर देखा जाएगा और जहां तक हम इस खबर को देखें वो अलग से ही देखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, चूंकि लद्दाख की खबर की हम बात करें तो हम कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर चौधरी हमारे साथ जुड़े भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान थे, उनसे हम बात कर सके, नहीं हो पा रही है। लेकिन एक और खबर जो है वो काफी अहम है, वो ये है कि फॉर्मर मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर लीडर नवांग रिगजिनजोरा ने कल गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ मुलाकात की है और गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ मुलाकात जो की गई है वो लद्दाख यूनिवर्सिटी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी दी गई है उसके कयाम के हवाले से, जहां उन्होंने गवर्नर साहब को मुबारकबाद पेश की है। वहीं पर लद्दाख को बाइख्तियार बनाने के हवाले से जो मांग की जा रही है कि डिविजनल स्टेटस दिया जाए, उस हवाले से भी उन्होंने अपने ख्यालात और खदशात जो है वो गवर्नर के सामने रख दिए हैं। जोरा के जो बयान से जारी किया गया उसमें कहा गया है कि नवांग रिगजिनजोरा ने मुख्तलिफ तरक्याती मामलात के साथ साथ सियासी मामलात भी जो है वो गवर्नर सत्यपाल मलिक के सामने रखे हैं और उन्हें उम्मीद है कि गवर्नर सत्यपाल मलिक के सामने जो इश्यूज रखे गए हैं, जो पॉलिटिकली और रीजनल इश्यूज वहां के हैं, उन्हें हंगामी बुनियादों पर एड्रेस किया जाएगा। क्योंकि आज जब पूरी दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौरा हुआ है और हर जगह ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन आप दुनिया को देख सकते हैं, आज के दिन भी लद्दाख सूबे के अंदर मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली भी नहीं है और टेलीफोन जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट फैसिलिटी है वो भी नहीं है। जहां एक तरफ से इन मामलात को डिस्कस किया गया है वहां पर रोड कनेक्टिविटी, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी उन्होंने कल जो है वो बात की है। लेकिन बड़ा मामला ये है कि डिविजनल स्टेटस पर उनकी बात जो है वो सामने उन्होंने रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर स्टेटस मिलता है तो किस तरीके से वो होना चाहिए और उसके साथ सिर्फ सूबाई कमिश्नर की तैनाती नहीं बल्कि और भी दफ्तरों के हेड्स जो है वो वहां पर तैनात होने चाहिए ताकि फुल फ्लेजेड सूबाई दफ्तर वहां पर कायम हो सके। तो ये बात भी काफी अहम थी क्योंकि ये जो काउंटर सियासत चल रही थी ये काफी इंपॉर्टेंट है वहां पर, क्योंकि लेह से दोनों का ताल्लुक है। जोरा साहब भी लेह से हैं और काउंसलरों का इस्तीफा भी लेह से है। कोशिश करेंगे कि अगर जोरा साहब से हमारी बात हो सके तो इस पर और भी हम गुफ्तगू करें, लेकिन उसके साथ साथ खबर जो है वो और भी है और खबर ये है कि लोकसभा इशफाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं और साबिक वजीर रिगजिनजोरा। जोरा साहब, आपसे जानेंगे, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। आपसे जानेंगे कि गवर्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ सामने रहा और क्या कुछ किन मामलात और मुद्दों पे आपके साथ बात हुई है गवर्नर साहब के साथ?
पिछले 3-4 दिन से मैंने पहले चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, फिर एडवाइजर कुमार साहब जो लद्दाख को देखते हैं उनसे मुलाकात की, और कल गवर्नर साहब से मैंने मुलाकात की। यहाँ जोर शोर से एक बात चल रहा है कि लद्दाख को डिवीजन दिया जा रहा है, तो मैं चाहता था वो डिवीजन एक मीनिंगफुल आपका एक्सरसाइज हो, बजाय इसके कि एक डिविजनल कमिश्नर आप तैनात करें, एक आईजीपी तैनात करें। ये एक मीनिंगफुल होना चाहिए। आपका डिवीजन देने का मकसद, अगर आप सिर्फ डिविजनल कमिश्नर तैनात करेंगे उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर का काम क्या है? रेवेन्यू को देखना है। रेवेन्यू आपके दोनों हिल काउंसिल ले और करगिल के उनके जुरिस्डिक्शन में आता है, उनके डोमेन में आता है। उसी तरह आप अगर आईजी अकेला तैनात करेंगे तो आईजी के क्या मकसद है? लॉ एंड ऑर्डर है। ले और करगिल में आपके क्राइम रेट सबसे कम है पूरे रियासत में, तो लिहाजा मैंने ये कहा कि अगर ये डिवीजन जब आप डिक्लेयर करेंगे तो साथ ही साथ आप डायरेक्टर्स क्रिएट करें हर एक महकमे का, तब जाके मीनिंगफुल एक्सरसाइज होता है। आपने मान लो डायरेक्टरेट भी किया हर एक डिपार्टमेंट का, लेकिन उसमें आपको दिक्कतें आएगा, काउंसिल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करना होगा, इन दोनों को हार्मोनाइज करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, मैं 10-12 साल में मिनिस्टर रहा, कैबिनेट में 10 साल मैंने काउंसिल चलाया, उसको किस तरह से हार्मोनाइज किया जा सके उसका मैंने सिफारिशात रखा। मैंने कहा कि जो आपका सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काउंसिल का, जो कि हम माने रियासती लेवल पे चीफ सेक्रेटरी है, उसको आप सेक्रेटरी लेवल या कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल का तैनात कर दो, ताकि जो डायरेक्टर्स है उनके ऊपर सुपरिंटेंडेंट और कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके काउंसिल। डायरेक्टर जब तक काउंसिल के सुपरिंटेंडेंट और कंट्रोल में ना हो, उनको अकाउंटेबल ना हो, तो वहां पे एक डायकोटोमी आएगा, वहां पे ड्यूअल कंट्रोल होगा, काउंसिल और डायरेक्टरेट में आपका कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। तो इसको हार्मोनाइज करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने अपने सिफारिशात गवर्नर साहब के साथ भी रखा, और चीफ सेक्रेटरी साहब से मैंने मुलाकात की, उनके सामने भी रखा, और कुमार साहब से भी मेरे सिफारिशात रखा। जोरा साहब, क्या उम्मीद है आपको कि कब तक ये स्टेटस क्लियर हो सकता है, क्योंकि काफी सियासत इस पर हो रही है? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से, चूंकि ये मेरा जिम्मा बनता है, मैं 12 साल मिनिस्टर रहा, 10 साल काउंसिल में मैंने काम किया, तो मैं अपना नजरिया पेश करूं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर ड्रॉ करके अपना इनपुट दे दे, ताकि गवर्नर साहब को आसान हो और जो चीज मिले वो पुख्ता मिले। ठीक है। सिर्फ आप डिविजनल कमिश्नर तैनात करें और आईजी दें तो बेईमानी होगा, लद्दाख के लोगों को बेवकूफ बनाने के सिवा और कुछ नहीं होगा। ठीक है जोरा साहब, हाँ जोरा साहब, एक चीज काफी इंपॉर्टेंट आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप काफी सीनियर लीडर है वहां के, जो सियासत अभी चल रही है एंटायर लद्दाख के अंदर, चाहे लेह हो, करगिल हो, पार्टियों में जोड़ तोड़ चल रहा है, और आज भी 5 काउंसिलरों का इस्तीफा बीजेपी से सामने आया है। किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या ये इनका अंदरूनी मामला है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपको मालूम है पहले तुफ्तन साहब एमपी ने रिजाइन किया, किस वजूहत पर रिजाइन किया वो भी आपको मालूम है जी। अब ये लोग जो 5 काउंसलर जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया, वो उनके चाहने वाले हैं, उनको जिताने वाला है तुफ्तन साहब है जी। तो ये इनका बीजेपी का इंटरनल मैटर है, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो क्या 2019 में जनरल इलेक्शंस और लोकसभा के चुनाव आते आते जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हो रहा है वहां पर, तो ये माना जाए कि ग्राउंड लूज हो रहा है वहां पर तेजी के साथ? वो तो जाहिर है, आप देख रहे हैं काउंसिल मिनॉरिटी में आ गया, कभी भी गिर सकता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है वहां पर? देखेंगे, पहले एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना पड़ेगा, वो कर रहे होंगे उनके जो जिन लोगों ने रिजाइन किया, उसके बाद में फ्लोर टेस्ट होगा, फिर जो नया लीडर जो भी चुनता हो, जिस पार्टी का भी चुनता हो, वो बनाएगा अपना काउंसिल। चलिए, बहुत शुक्रिया नवाजुद्दीन जोरा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख की सियासत पर काफी मोहतात अंदाज में बात कर रहे थे, लेकिन हिल काउंसिल और किस तरीके से वहां पर सूबाई इंतजामिया अगर चलानी है तो क्या कुछ करना होगा, ये भी काफी अहम। तो चलते चलते जरा एक और खबर भी है, काफी अहम है सियासत के हवाले से, जहां गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती पुलवामा गई थी और वहां पर उन्होंने रिलीज मिलिटेंट या जो फॉर्मर मिलिटेंट उसके घरों में चली गई थी और वहां से उन्होंने मुलाकात की थी, और उसके बाद उन्होंने गवर्नर सत्यपाल मलिक से कहा था कि लड़ाई बंदूक और बंदूक के बीच में हो, न कि अहले खाना के बीच में हो, जिस पर गवर्नर ने ये रिएक्शन दिया था कि एक हाई पावर कमेटी जो है
वो बनाई जाएगी और तहकीकात किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो। कल भी रियासत की साबिक वजीर आला जो थी वो शुपियान चली गई थी और शुपियान में मुख्तलिफ लोगों से वो मिली है और स्पेशली माना जा रहा है कि कल भी कुछ फॉर्मर मिलिटेंट या मिलिटेंट फैमिलीज के रिश्तेदारों के साथ वो मिली है, जिसके बाद दोबारा उन्होंने इस बात को पिच किया है कि हमें किस तरीके से ऑपरेशन चलाने होंगे और ये बात जो है इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं होगी जिस तरीके से पुलिस चलाना चाहती है। सीधे निशाना पुलिस पर भी कल उन्होंने दोबारा साधा, लेकिन जो ही कल ये बयान सामने आया और ये सारा दौरा सामने आया उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट को चलाने वाले आज उन घरों में जा रहे हैं जहां पर कोई मरा हुआ है और पहले मारने पर बीजेपी के साथ शाना बशाना चले और अब मरने के बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स को देखते हुए ये काम किया जा रहा है, क्योंकि वजीर आला साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थी, जब कांग्रेस टेन्योर में थी और पीडीपी बन रही थी, उस वक्त भी इसी कार्ड को खेला गया था और आज भी इसी को खेला जा रहा है। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट जो है वो कल रात ही सामने आया था। इस पर पीडीपी के तर्जुमान रफी मीर साहब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हालात जिस तरीके भी हो, हमने कोई इलेक्शन कैंपेन इस पर नहीं करना है, बल्कि ये अवाम की बात है और अवाम की बात को हम उठाते रहेंगे। ऑफिशियली माना जा रहा है कि 7 तारीख को वजीर आजम साहब जम्मू आ रहे हैं, जहां पर वो बड़े तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने जा रहे हैं और 7 तारीख से ही रियासत के अंदर चुनावी बिगुल भी जो है वो बज सकता है, क्योंकि 7 तारीख को जहां बीजेपी के कदावर नेता जम्मू के अंदर होंगे, वजीर आजम जम्मू के अंदर होंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, इलेक्शन गियर अप किया जाएगा। वहीं पर बीजेपी की पीडीपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जनवरी के वस्त में ही उनकी तरफ से भी इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू की जाएगी और जो कुछ साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती कर रही है ये इलेक्शन कैंपेनिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा, इसी उम्मीद के साथ कि कल होगी आपसे मुलाकात। घर खुदा लाया। अल्लाह हाफ़िज़।